Hello everyone. Once again, I'll start one more important video. This is a very important video. Why? कोई भी आप एग्जाम में जाते हैं या कोई भी अगर आप इंटरव्यू में जाते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बताइए टाइप्स ऑफ अकाउंट क्या होते हैं। और ये ऐसा वीडियो है कि हर किसी बंदे को पता होना चाहिए। मतलब इंडिया में किसी के पास अगर अकाउंट है, बैंक का अकाउंट है, तो आपको इसके बारे में पता होना ही चाहिए कि एक्चुअली में अकाउंट होते क्या हैं, टाइप्स कितने होते हैं और अकाउंट का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो इसको हम देखेंगे बड़ी इंपॉर्टेंट व्यू में। अप्रोच हमारी ऐसी होगी कि इससे हमारे सारे आंसर्स करेक्ट होना चाहिए कोई भी एग्जाम में, ठीक है ना। और साथ में साथ एक हमारे पास एक व्यावहारिक नॉलेज भी होना चाहिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। टाइप्स ऑफ अकाउंट के अंदर मैं एक टर्म यूज करूंगा पहले, ठीक है। एक टर्म मैं यूज करूंगा यहाँ पे एक देखिए यार, टर्म यूज करने से पहले हम देखते हैं अकाउंट कौन कौन से हम देखने वाले। टाइप्स ऑफ अकाउंट में पहले देखेंगे हम लोग क्या, सेविंग अकाउंट देखेंगे, ठीक है। सेविंग अकाउंट, दूसरा हम देखेंगे करंट अकाउंट, करंट अकाउंट। देन हम देखेंगे यहाँ पे आपका रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है। देन उसके बाद हम देखेंगे फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। So these are the four basic type of the account, ठीक है ना। तो पहली बात एक क्वेश्चन आती है कि बताइए कितने तरह के अकाउंट होते हैं। तो they are the four types of account। क्या आप आंसर देंगे? फोर टाइप्स ऑफ अकाउंट। तो ये हमारे मेन अकाउंट्स होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ अकाउंट्स ऐसे हैं जिनको हम अलग से कैटेगराइज कर सकते हैं। वो कौन से हैं देखिए जरा। एक हमारे पास है जो फॉरेन से रिलेटेड है, फॉरेन मतलब एनआरआई या नॉन रेसिडेंट से रिलेटेड है। तो वो हमारे पास एक आता है, देखिए आप कौन सा होता है। एक तो होता है आपका एफसीएनआर अकाउंट, ठीक है। देन उसके बाद एक अकाउंट आता है हमारे पास, कौन सा, एक आता है हमारे पास एनआरओ अकाउंट, ठीक है। और उसके बाद एक आता है हमारे पास एनआरई अकाउंट, ठीक है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो और एक हम इसके साथ में एक और अकाउंट देख लेंगे, वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बीएसबीडीए अकाउंट, ठीक है। कौन सा अकाउंट है? बीएसबीडीए अकाउंट, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कहीं भी इंटरव्यू में या कोई भी आपसे पूछता है बताइए बैंक में कितने तरह के अकाउंट होते हैं, तो आप बेसिकली इसको आंसर क्या देंगे, देयर आर द फोर टाइप ऑफ अकाउंट, ठीक है। लेकिन अगर हम और कहीं पे भी आप कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आपको चार तरह के अकाउंट ही बताने हैं। इवन इंटरव्यू में भी पूछेंगे तो चार तरह के अकाउंट बताने हैं, ठीक है। नीचे वाले अकाउंट आपको खुद से नहीं बताने क्योंकि आप उसमें फंस सकते हैं, ठीक है। क्योंकि उसमें कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हो सकते हैं, इसलिए नॉर्मली चार तरह के देना है। अगर इन केस कहीं इंटरव्यू या कहीं पर भी पूछा जाता है कि बताइए फॉरेन या फॉरेन नॉन रेसिडेंट्स के लिए कौन कौन से अकाउंट अवेलेबल हैं, या ऐसा आता है क्वेश्चन कि बताइए एफसीएनआर अकाउंट कौन सी करेंसी में मेंटेन होता है, या एनआरआई अकाउंट में डिपॉजिट हम कहाँ कहाँ से कर सकते हैं। तो इस तरह के अगर क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग एफसीएनआर इन पर फोकस करेंगे। लेकिन मैं आपको पूरा होल कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए हम सब पर बात करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक टर्म बताऊंगा आपको, इसका फुल फॉर्म कई बार पूछा जाता है, एनडीटीएल, ठीक है। क्या है? एनडीटीएल। तो इसका फुल फॉर्म जो है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। क्या फुल फॉर्म है इसका? नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, ठीक है। नेट डिमांड एंड क्या है? टाइम लायबिलिटी। जरा ध्यान से समझिए। एक तरीके से क्या होता है कि अगर आपने जैसे कोई जो आपने डिपॉजिट जमा किया है, बैंक के अंदर डिपॉजिट जमा किया हुआ है, चाहे वो आपका एफडी बनाई हो, चाहे सेविंग अकाउंट हो, चाहे करंट अकाउंट है, तो आप वो डिपॉजिट वापस लेने वाले हैं। मतलब एक तरीके से वो बैंक की लायबिलिटी बन जाती है, क्योंकि उसको क्या करना है, आपको रीपे करना है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे हम क्या करते थे, इसको हम नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी लायबिलिटी में? एक तो होता है हमारा डिमांड लायबिलिटी, ठीक है। और दूसरा हमारा हो जाता है क्या? टाइम लायबिलिटी, ठीक है। कौन सा? टाइम लायबिलिटी। इसी को हम लोग वर्ड कर देते हैं टाइम लायबिलिटी या टाइम डिपॉजिट, या इसी को हम एक वर्ड यूज कर सकते हैं, क्या? इसका हम वर्ड यूज कर देते हैं टर्म डिपॉजिट। कौन सा डिपॉजिट? टर्म डिपॉजिट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो डिमांड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, विच वी हैव टू पे, मतलब वी हैव टू पे मतलब बैंक को पे करना होता है। ऑन डिमांड मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखेंगे कि रिटर्न ऑन डिमांड, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा? पे ऑन डिमांड मतलब क्या करना है,
जैसे आप सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं, ठीक है, तो आप जब सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो आप ऐसा फोन लगा के नहीं बोलते कि आज मैं पैसे निकालने के लिए आ रहा हूँ। मतलब क्या है, जब आपको डिमांड की जरूरत होगी, जब आपको कैश की जरूरत होगी, तब क्या होगा, तब आप कैश निकालने के लिए आते हैं, ठीक है। तो ऐसे डिपॉजिट हमारे क्या हो जाते हैं, ऐसे डिपॉजिट होते हैं हमारे क्या, डिमांड डिपॉजिट, ठीक है। और टर्म डिपॉजिट मतलब क्या है, जो पर्टिकुलर टाइम के लिए क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, जो पर्टिकुलर टाइम के लिए क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, इनको बोल देते हैं हम लोग क्या, टर्म डिपॉजिट। मतलब क्या है, पे आफ्टर क्या है, फिक्स टाइम, ठीक है ना। तो क्या है, आफ्टर फिक्स्ड टर्म बोल दीजिए या टाइम बोल दीजिए। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास दो तरह की हम डिवाइड कर सकते हैं। क्या क्या हो गया एनडीटीएल का, एक डिमांड लायबिलिटी, टाइम लायबिलिटी, या इसको हम बोल देते हैं क्या, इसका एक और नाम बोल देते हैं हम लोग क्या, डिमांड डिपॉजिट्स। कौन से डिपॉजिट बोलते हैं इसको, डिमांड डिपॉजिट्स। और इसको हम लोगों ने कौन सा डिपॉजिट बोल दिया, इसको हमने टर्म डिपॉजिट। तो डिमांड डिपॉजिट एंड टर्म डिपॉजिट, पे ऑन डिमांड, पे आफ्टर क्या है, फिक्स टाइम, या एक फॉर फिक्स लायबिलिटी, ठीक है, फिक्स टर्म या फिक्स। ये बात आपको ध्यान रखना है, कहीं पर भी अगर ये वर्ड आता है क्या, टर्म, ठीक है, कहीं पर भी एक वर्ड आता है क्या, टर्म, ठीक है। टर्म का मतलब क्या होता है, जैसे जो पर्टिकुलर टाइम के लिए फिक्स हो जाती है, टर्म डिपॉजिट या टर्म लोन। तो कोई भी बात जो हम लोग क्या करते हैं, इसमें टर्म बात फिक्स हो जाती है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, वो किसी टाइम से बाउंड हो जाता है, ठीक है। तो हम इसमें देखेंगे आता क्या क्या, वो देखिए जरा ध्यान से। तो डिमांड डिपॉजिट के अंदर हम पढ़ते हैं क्या, कासा, क्या पढ़ते हैं, कासा, ठीक है। और टर्म डिपॉजिट में हम लोग पढ़ते हैं क्या, राफा, ठीक है। अब कासा और राफा का मीनिंग क्या है वो देखिए जरा। तो कासा मतलब क्या है, करंट अकाउंट, कासा मतलब क्या होता है, करंट अकाउंट। और यहाँ पे क्या है, ऐसे ऐसे मतलब क्या होता है यहाँ पे, सेविंग अकाउंट, ऐसे मतलब क्या हो जाएगा, सेविंग अकाउंट, ठीक है। तो वही बात करते हैं राफा की। तो राफा मतलब क्या हो जाता है, यहाँ हो जाता है क्या, रिकरिंग अकाउंट, कौन सा होगा, रिकरिंग। और यहाँ कौन सा होता है, फिक्स्ड। तो इसको हम बोल सकते हैं क्या, आरडी, और यहाँ उसको हम बोल सकते हैं क्या, एफडी, ठीक है। तो ये हो गया आरडी, ये होता है कि एफडी। तो पहले हम लोगों ने इतने पार्ट में इसको कैटेगराइज कर लिया है, ठीक है। तो एनडीटीएल, एनडीटीएल का फुल फॉर्म क्या है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। एनडीटीएल के अंदर बहुत सारे पार्ट्स आते हैं, हम लोग क्या है जनरल बैंकिंग के हिसाब से पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने डिटेल में नहीं लिया। अदरवाइज आप आरबीआई की वेबसाइट पे सर्च करेंगे तो एनडीटीएल में बहुत सारे कंटेंट इसके अंदर आते हैं, ठीक है। बहुत सारी लायबिलिटीज, सिक्योरिटीज, वो सारी चीजें आती हैं। लेकिन बात यहाँ पे ये हो रही है कि हमें यहाँ पर किसके बारे में बात करना है, हमें यहाँ पे बात करना है कि केवल केवल इंपॉर्टेंट बात करना है यहाँ पे, ठीक है, जो हमारे इससे रिलेटेड है। क्लियर। चलिए अब आगे आते हैं, अब हम देखते हैं मेन इन अकाउंट में होता क्या। तो हम सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे कि सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट का मतलब क्या है, ठीक है। तो पहला हमारा टाइप क्या चल रहा है, सेविंग अकाउंट। सेविंग जैसा कि नाम है वैसे ही काम है इसका, कि सेविंग अकाउंट फॉर द पर्पस क्या है, प्रमोटिंग द सेविंग हैबिट्स, ठीक है। तो किसके लिए होता है यहाँ पे, सेविंग पर्पस से होगा, सेविंग पर्पस से या सेविंग हैबिट को बढ़ाने के लिए। तो पर्पस यहाँ पे क्या होगा कि चलो भाई हमें पैसा सेव करना है, तो उसके लिए सेविंग अकाउंट हम लोग ओपन करते हैं। यूजुअली जो भी आप, अगर आप नहीं भी जानते हैं, अगर आप बैंक में अकाउंट ओपन कराने जाते हैं तो एक्चुअली में आप कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं, आप सेविंग अकाउंट ही ओपन करते हैं, ठीक है ना। तो सेविंग अकाउंट के बारे में बात करेंगे, तो सेविंग अकाउंट पहली बात तो सेविंग पर्पस से होगा। इसके फीचर्स क्या क्या वो देखिए। पहली बात तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन जो होते हैं वो लिमिटेड ट्रांजेक्शन होते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि हर एक बैंक की अपनी अपनी लिमिट है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि डेली की डेली आप बैंक चले जाओ, डेली की डेली पैसे निकालो, डेली की डेली पैसा जमा करो। अगर आप ऐसा करते हो, जैसे कुछ बैंक्स में ऐसा है कि महीने में आप 5 से 7 ट्रांजेक्शन ही कर सकते हैं, ठीक है। किसमें, इन कैश। आप मोबाइल से कितना भी ट्रांसफर कीजिए, कैश हैंडलिंग चार्जेस उसके बाद अप्लाई हो जाते हैं। जैसे बहुत सारे बैंकों में ऐसा है कि आप 5 विड्रॉवल या 5 ट्रांजेक्शन इन कैश, या फिर आप 10 ट्रांजेक्शन इन कैश कर सकते हो इन अ मंथ। उसके बाद अगर आप करते हैं तो हर एक ट्रांजेक्शन पे आपको क्या लगेगा, उसके लिए चार्जेस लगते हैं, ठीक है। और ये बातें किसके लिए हो रही हैं, इन कैश की बात हो रही हैं। और ऐसे आप यूपीआई के थ्रू या फोन पे, गूगल पे, या फिर आप अपने मोबाइल बैंकिंग से करते हैं,
या नेट बैंकिंग से करते हैं तो उसके लिए कोई ट्रांजेक्शन की काउंटिंग नहीं होती है, क्योंकि वो आप ऑनलाइन करते हैं। तो ये बात किसकी कर रहा हूँ, लिमिटेड ट्रांजेक्शन इन कैश की बात हो रही है, मतलब आप बैंक जाएंगे तो ये लिमिटेड होती हैं, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे आती है कि यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट होता है, ठीक है, कैसा होता है, इंटरेस्ट रेट जो उस पर होगा, इंटरेस्ट रेट होता है यहाँ पर आपका डेली बेसिस, ठीक है, डेली बेसिस का होता है। इसका मीनिंग क्या है थोड़ी देर में बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट क्रेडिट होता है क्वार्टरली बेसिस, ठीक है, कैसा होता है, क्वार्टरली बेसिस। उसके बाद यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि इंटरेस्ट कौन डिसाइड करता है, तो इंटरेस्ट डिसाइडेड बाय बैंक इटसेल्फ, इसलिए हर एक बैंक का इंटरेस्ट भी क्या करेगा, वेरी करेगा। क्या क्या फैसिलिटी मिल जाती है आपको इसमें, आपको मिल जाती है पासबुक मिलती है, ठीक है, पासबुक, एटीएम, चेक बुक, ये सारी फैसिलिटी आपको इसमें मिल जाती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, चेक बुक हो गया। अब जरा ध्यान से समझिए एक्चुअली में, तो सेविंग अकाउंट में मैंने क्या क्या बताया आपको कि एक तो लिमिटेड ट्रांजेक्शन होते हैं, ट्रांजेक्शन का मैंने तरीका बता दिया। इंटरेस्ट रेट यहाँ पे डेली बेसिस का मतलब ये होता है कि अगर आपने मान लो 2 लाख रुपए आपने अपने अकाउंट में 3 दिन के लिए जमा किए, ठीक है, मतलब आज की डेट में अगर आप जमा करते हैं, मान लो आप 1 मई को आप 3 लाख रुपए जमा करते हैं और आप 4 तारीख को निकाल के लाते हैं, ठीक है, तो मतलब एक तरीके से क्या है, आपने 3 या 4 दिन आपने कवर किए। तो अगर आपने 4 दिन तक आपने अपने अकाउंट में कितने 2 लाख रुपए रखे हैं, तो आपको उन 4 दिन का 2 लाख रुपए के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। इसका मतलब होता है डेली बेसिस। डेली बेसिस मतलब एक एक दिन का भी इंटरेस्ट काउंट होता है। क्लियर हो गया। पहले कैसा होता था कि पहले मंथली बेसिस पे होता था, मान लो कोई आपसे जमा की, मान लो किया और 25 तारीख को निकाल रहा है तो उसका इंटरेस्ट नहीं मिलता था, क्योंकि ऐसा मानना था कि मंथ पूरा निकलेगा तभी आपको इंटरेस्ट काउंट होगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब कोई भी अमाउंट, कितना भी अमाउंट कम ज्यादा होगा, जितने टाइम के लिए आप रखोगे उतने टाइम की डेली के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन डेली के हिसाब से इंटरेस्ट क्रेडिट नहीं होगा, इंटरेस्ट पूरा कैलकुलेट होगा 3 महीने का, क्वार्टरली बेसिस, मतलब हर 3 महीने में आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा उस पूरे पीरियड का इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट डिसाइड बाय बैंक इटसेल्फ मतलब हर एक बैंक अपने अपने इंटरेस्ट को डिसाइड कर सकती है, तो हर किसी बैंक का इंटरेस्ट अभी वेरी करता है। अभी करंट की बात कर रहा हूँ, जैसे कि मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी मैं मई 2021 की बात कर रहा हूँ, तो मई 2021 में कोरोना टाइम होने की वजह से मॉनेटरी पॉलिसी की रेट्स भी डाउन है, उसकी वजह से सेविंग और करंट अकाउंट सब, सॉरी, सेविंग और एफडी आरडी पे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है। इसलिए जो अभी का अकाउंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 2.75 से लेके 3% तक चल रहा है, ठीक है। ये कब की बात कर रहा हूँ मैं, मई 2021। तो जब भी आप वीडियो देखेंगे तो इसको आप अपडेट कर लेना करंट के अकॉर्डिंग, लेकिन मैं अभी करंट सिचुएशन बता रहा हूँ कब की, मई 2021 की बात कर रहा हूँ। अगर आप इसको बाद में देख रहे हैं तो आपको इसको अपडेट करना पड़ेगा। इसके अलावा इसमें पासबुक, एटीएम, चेकबुक, बाकी सारी फैसिलिटी आपको मिल जाती है। साथ में साथ आपको इसमें एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होता है। क्या होता है, मिनिमम अकाउंट बैलेंस, मतलब इससे कम आपका बैलेंस अकाउंट में नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, अदरवाइज उसके ऊपर चार्जेस लगेंगे। तो इसमें एक जीरो बैलेंस अकाउंट भी है, उसके बारे में थोड़ी देर में बात करूंगा, जिसको मैंने 7th नंबर दिया था, BSBDA। तो मिनिमम बैलेंस की हम बात कर लेते हैं, तो मैक्सिमम बैंकों में रूरल लेवल पर 500 रुपए होता है, ठीक है, और सेमी अर्बन प्लेसेस पे 1000 रुपए होता है, और अर्बन प्लेसेस पे 1500 या 2000 रुपए क्या होते हैं, मिनिमम बैलेंस होते हैं। अगर उससे कम आपका अकाउंट बैलेंस आता है तो उसके ऊपर चार्जेस लगते हैं। एक बात और बता दूं आपको, ये बैलेंस होता है एवरेज बैलेंस होता है। एवरेज बैलेंस का मतलब ये होता है कि अगर मान लो 2 लाख रुपए आपने 10 दिन के लिए रख दिए, ठीक है, तो उसमें डिवाइड बाय 90 आप कर लीजिए, आपका एवरेज कितना निकल के आ रहा है। तो बाकी दिन अगर आपने जीरो बैलेंस भी रखा तो भी आपका शायद चार्जेस नहीं लगेंगे। तो ये एवरेज है, ना कि ऐसा है कि, ऐसा नहीं है कि आप सोचोगे कि आज 500 से कम हुआ तो आज ही चार्जेस लग जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपने कभी बड़ा अमाउंट आपने जमा कर दिया पर्टिकुलर टाइम के लिए, उसमें आप 90 डेज का डिवाइड करके देख लीजिए, एवरेज बैलेंस हमारा 500 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बारे में बाद में डिटेल करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग दूसरा अकाउंट जो है, दूसरा अकाउंट हमारे पास आता है करंट अकाउंट, ठीक है। कौन सा आता है हमारे पास, करंट अकाउंट, ठीक है। तो हम करंट अकाउंट की हम लोग बात कर लेते हैं। अब करंट अकाउंट कैसा है कि ये दोनों हम किसके पार्ट पढ़ रहे हैं, दोनों ही कासा है, इसको हम बोलते हैं कासा, ठीक है। दूसरा क्या है, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट का मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, बिजनेस पर्पस, ठीक है। किसके लिए, ये बिजनेस एक्टिविटीज के लिए होता है, ठीक है।
तो आप जानते हैं कि बिजनेस में क्या होता है कि डेली की डेली बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए इनके लिए एक फैसिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन, अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन, ठीक है। लेकिन इन ट्रांजेक्शन के ऊपर पहले से ही कुछ टर्म्स एंड कंडीशन उस बैंक के द्वारा डिसाइड कर दी जाती है, भाई इतने ट्रांजेक्शन होंगे तो इतना चार्जेस, इतने होंगे तो इतना चार्जेस। तो ये अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन करने के पर्पज से ही करंट अकाउंट ओपन किया जाता है बिजनेस एक्टिविटी के लिए। इसमें इंटरेस्ट रेट जो होता है, इंटरेस्ट रेट क्या होता है, जीरो होता है। ऐसा क्यों होता है जीरो? इसका पर्पस ये है कि जैसे क्या होता है, आपने देखा हुआ बिजनेस में, जैसे सपोज आज के आपके पास 2 लाख रुपए का क्या बोलते पेमेंट आया, और आप 2 घंटे के बाद या एक दिन बाद आप निकाल के ले गए, कल आपको दूसरे व्यापारी का पेमेंट देना है। तो दिन भर हजारों के ट्रांजेक्शन या लाखों के ट्रांजेक्शन होते हैं, कई बार पैसा आता है, कई बार पैसा जाता है। तो मतलब पैसा उसमें कितनी देर तक रहेगा, क्या नहीं रहेगा, मतलब पैसा जब आप उसके अंदर रोकोगे अकाउंट के अंदर, तब तो बैंक यूटिलाइज कर पाएगी, तब तो वो किसी को लैंडिंग कर पाएगी। जब वो किसी को लैंडिंग ही नहीं कर पाएगी तो इसका मतलब होगा वो आप नहीं कर सकती, क्योंकि जब उसको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा तो आप इंटरेस्ट पे नहीं कर सकती। इसीलिए करंट अकाउंट के ऊपर क्या होता है, इंटरेस्ट हमारा क्या होता है, जीरो, ठीक है। तो करंट अकाउंट का इंटरेस्ट क्या होगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन है और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया, यहाँ पे जीरो हो गया, ठीक है। बाकी इसके अलावा यहाँ भी सारी फैसिलिटी मिल जाती है आपको, एटीएम, चेकबुक वगैरह, पासबुक वगैरह मिल सकती है। बहुत सी बैंक पासबुक नहीं देती है, वो बैंक स्टेटमेंट देती है, लेकिन कुछ बैंक में हम पासबुक भी ले सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं कि इसके ऊपर हमें और भी फैसिलिटी मिल जाती है, जैसे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है और कैश क्रेडिट फैसिलिटी है, ठीक है। तो आपको मैंने बता दिया दोनों में डिफरेंस क्या है। तो करंट अकाउंट क्या है, सेविंग अकाउंट क्या है, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में डिफरेंस क्या है। अगर हम बात करते हैं तो इसमें मिनिमम बैलेंस भी मेंटेन करना होता है। क्या मेंटेन करना होता है, मिनिमम बैलेंस। तो ये वेरी करता है, जैसे कई बैंकों में क्या है कि रूरल लेवल पे 1000 रुपीज है, और सेमी अर्बन में 5000 रुपए है, और अर्बन में 10,000 रुपए है, किसी का 20,000 रुपए है। तो कम से कम इतना इसका मिनिमम बैलेंस होता है। अगर आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, उसके ऊपर चार्जेस होंगे, ठीक है। चलिए हम लोग के बारे में, इसके बारे में देखेंगे। देखिए, हमने इसके पहले देखा था करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, तो उसको हम शॉर्ट में बोलते थे कासा, ठीक है। कासा इज द पार्ट ऑफ क्या है, डिमांड डिपॉजिट। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, टर्म डिपॉजिट। तो ये दोनों भी किसके टाइप है, टर्म डिपॉजिट के, ठीक है। किसका है ये, टर्म डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट वो होते हैं जो किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। मतलब क्या होगा, जैसे क्या है कि आपने पैसा जमा किया, तो आप क्या सामने वाले बैंक को अश्योरिटी देते हैं कि मैं 2 लाख 2 साल के बाद आऊंगा पैसा निकालने के लिए। फॉर एग्जाम्पल एफडी, सब लोग जानते हैं, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। आपने सपोज 1 लाख रुपए की एफडी बनाई, कितने के लिए, 2 साल के लिए। इसका मतलब क्या है कि 2 साल तक आप वो पैसा नहीं निकालेंगे, तो बैंक भी अश्योर है कि आपका फंड को वो 2 साल तक यूज कर सकती है, इसलिए वो उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकती है, इसलिए उसको इंटरेस्ट भी क्या होगा, ज्यादा मिलेगा। जब बैंक को इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा, इसलिए वो इंटरेस्ट भी आपको ज्यादा पे करेगा, क्योंकि वो एक अश्योर अमाउंट अच्छे से यूज कर सकता है। इसलिए एफडी आरडी पर सेविंग अकाउंट से ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर फिक्स करने की बात क्या होती है, तो मैंने क्या बता दिया, ये टाइम बाउंड होते हैं। क्या होते हैं, ये टाइम बाउंड होते हैं, मतलब इनका क्या होता है, मेच्योरिटी क्या होती है, फिक्स होती है यहाँ पे। तो इनका भी क्या होता है, दोनों में खास बात क्या है, दोनों का ही होता है फिक्स्ड मेच्योरिटी पीरियड, ठीक है। इनका कैसा होता है, मेच्योरिटी पीरियड क्या होता है, फिक्स होता है। इसके लिए भी रहेगा और इसके लिए भी रहेगा, दोनों के लिए रहेगा, क्योंकि दोनों भी क्या है, टर्म डिपॉजिट है। तो फिक्स्ड मेच्योरिटी पीरियड मतलब आपको पहले ही ओपन करने के पहले डिसाइड करता है कि 6 महीने खोलना है, या 2 साल के लिए ओपन करना है, या फिर आपको 5 साल के लिए ओपन करना है, ठीक है। तो मेच्योरिटी पीरियड क्या रहेगा, इसमें फिक्स रहेगा। क्लियर हो गया। दूसरी बात क्या होती है कि ये टर्म डिपॉजिट है, ठीक है। तो टाइम मेच्योरिटी पीरियड फिक्स हो गया। अब आप बोलते नहीं भाई मेरे पास 1 लाख रुपए इकट्ठा नहीं है, मैं तो 10-10 हजार रुपए 10 महीने में जमा करूंगा। तो यहाँ पर जो होता है अमाउंट, जो होता है अमाउंट कैसा होता है, एक साथ जमा करना होता है, ठीक है ना। कैसे जमा करना होता है, आपको एक साथ जमा करना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, अमाउंट कैसे करना होता है, वन टाइम डिपॉजिट होता है यहाँ पे, ठीक है। मतलब जब आप अकाउंट ओपन करते हैं, एक ही टाइम पे ओपन करना होता है, मतलब लम सम में जमा करना होता है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये आप देखोगे तो यहाँ हम एक तरीके से स्मॉल अमाउंट को जमा करते हैं पर मंथ। कैसे जमा करते हैं, यहाँ पे पर मंथ जमा कर लेते हैं, ऐसे बोल सकते हो आप लोग, इंस्टॉलमेंट में जमा करते हैं आप यहाँ पे,
और यहाँ कैसा होता है, लमसम में जमा करना होता है, ठीक है। तो जैसे किसी को, कोई जॉब कर रहा है, आपको लगता है कि मैं 500 रुपये महीने की सेव करना चाहता हूँ, तो 500 रुपीज आप हर मंथ की जमा करते रहिए, और जितने महीने की आपको आरडी बनानी है आप बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखोगे कि आरडी को आप हर महीने जमा कीजिए। आपने 1 साल की आरडी बनाई है, मतलब 1 साल की पहले पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते। अगर आप एफडी और आरडी में टाइम से पहले पैसे निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ चार्जेस लगेंगे और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो पहले मिलने वाला था वो रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इसलिए पैसे विड्रॉ कर सकते हो, बट जो हमारा एग्रीमेंट हुआ था कि हमें 7% या 8% या 7% या 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलना चाहिए, वो नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो अब आगे आते हैं। तो हमने देखा यहाँ पे वन टाइम डिपॉजिट है। अब इसका हम देख लेते हैं कि टाइम पीरियड क्या है। तो इसका मेच्योरिटी टाइम पीरियड जो होता है ये 7 डेज से लेके आप 10 ईयर तक की बना सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपका टाइम पीरियड हो जाएगा। यहाँ पे कितना पीरियड के लिए बना सकते हैं, 7 डेज टू 10 ईयर्स, और ये बना सकते हैं आप 6 मंथ से 10 ईयर्स के लिए। 6 मंथ से लेके कब तक के लिए, 10 ईयर्स तक के लिए बना सकते हैं। तो 7 दिन से 10 साल तक, और ये 6 मंथ से 10 ईयर तक होगा। क्लियर हो गया यहाँ पे। और इसमें जो होता है इंटरेस्ट डिसाइडेड बाय बैंक। यहाँ भी सेम चीज है, इंटरेस्ट डिसाइडेड बाय बैंक। ठीक है, बस यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका इंटरेस्ट रेट होगा वो क्वार्टरली बेसिस पे होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे इंटरेस्ट कैसा होता है, यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे होता है। तो क्वार्टरली बेस पे इसका क्या होता है, इसका सर्कुलेशन होता है, किसका, एफडी का और किसका, आरडी का। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि एफडी और आरडी होती क्या है, पर्पस क्या है। अभी मैं आपको बता दूं कि दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगभग सेम है। ठीक है, और दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हम बात करेंगे तो आज मई 2021 की हम बात करेंगे, तो मई 2021 में हर बैंक का वेरी करता है, लेकिन मैं आपको बता दूं 5 से लेके 5.5% या 5.7 या 6% के बीच में, 6% भी बड़ी बात है, 5.75% के बीच में रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहे हैं दोनों के। अब इसमें भी वेरी कर जाता है, ज्यादा मिलेगा। ठीक है, अगर स्टाफ कोई होगा बैंक स्टाफ तो उसको 1% ज्यादा मिलता है। और अगर आप 6 महीने से छोटी अगर आप एफडी बनाते हैं तो लगभग 4% या 4.25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। तो आपको सही में आना चाहिए 6% के कम के लिए अगर शॉर्ट टर्म डिपॉजिट बनाएंगे तो वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलेगा, और अगर आप 1 साल का बनाएंगे तो ज्यादा मिलेगा, और अगर आप 2 साल से ऊपर बनाते हैं तब भी कम मिलता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए जब कभी भी आप एफडी बनाते हैं तो। और मैं आपको यहाँ पे सजेशन दूंगा, एफडी अगर आपको बनाना है तो हमेशा छोटी छोटी बनानी चाहिए, क्योंकि अगर मान लो कभी आपको सपोज 5 लाख की आप एफडी बनाने वाले हैं, तो 5 लाख की एफडी बनाने के बजाय हमको 1-1 लाख की 5 एफडी बनानी चाहिए। क्योंकि इन बिटवीन कभी अगर आपको फंड की रिक्वायरमेंट होती है 1 लाख 2 लाख की, तो उसके पीछे आपको पूरा 5 लाख का एफडी ब्रेक करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको बहुत सारा इंटरेस्ट का लॉस होगा। तो ज्यादा बेटर है छोटी छोटी एफडी ज्यादा बनानी चाहिए। क्लियर हो गया। और बहुत से लोगों के एक बार डाउट होते हैं कि म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट इन सब में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ठीक है, करना चाहिए, लेकिन एक आपको बता दूं कि हमारे पास उतने अमाउंट का बैंक में होना चाहिए, क्योंकि बैंक का इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि आपकी मनी है, सिक्योर्ड है। बाकी सब में क्या होता है, सब्जेक्ट टू द मार्केट ऑफ रिस्क। ठीक है ना, तो मार्केट रिस्क का सब्जेक्ट होता है वो, तो मार्केट अगर ऊपर नीचे होगा तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी ऊपर नीचे होंगे। इसलिए इतना अमाउंट जितना आपकी रिक्वायरमेंट है, मतलब आपको लगता है कि इमरजेंसी में कभी भी कुछ भी हो गया, कोरोना आया या कुछ भी आया, तो कितना अमाउंट आपके पास होना चाहिए कि आप इमरजेंसी में उसको सर्वाइव कर सकते हैं, तो उतना अमाउंट पहले आपके बैंक में होना चाहिए, क्योंकि बाकी सारे जो हैं वो सब्जेक्ट ऑफ मार्केट रिस्क है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग जल्दी से। अब हम देखेंगे, हमने मेन जो अकाउंट्स है उनके बारे में यहाँ पे देख लिया है, और मैंने उतना लिमिटेड बता दिया जितना आपको रिक्वायरमेंट है बैंक के लिए। ठीक है, अब तो मैंने आपको एफडी के बारे में बता दिया, आरडी के बारे में बता दिया। तो अगर आपको लगता है कि आप थोड़ी थोड़ी सेविंग करना चाहते हैं, 500 रुपये, 1000 रुपये, 1 लाख, 2 लाख, जितना भी हो, तो आप 500 रुपये से मिनिमम से आप आरडी ओपन कर सकते हैं। हर महीने 500 रुपये आप जमा कर सकते हैं, तो एक टाइम के बाद आपका इस पे अच्छा खासा अमाउंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं, हम देखते हैं फॉरेन एनआरआई रिलेटेड अकाउंट्स कौन कौन से हमारे पास। ठीक है, ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर कि टाइप्स ऑफ अकाउंट, और टाइप्स ऑफ अकाउंट हम लोग देख रहे हैं नॉन रेसिडेंट रिलेटेड अकाउंट। ठीक है, किससे रिलेटेड है ये, नॉन रेसिडेंट, मतलब जो लोग फॉरेन में रहते हैं या बाहर काम करते हैं उनके लिए अकाउंट है। यहाँ पे 3 तरह के बेसिक अकाउंट है।
जिसमें काफी ज्यादा लोगों को यहाँ पे डाउट होता है और कंफ्यूजन भी होता है, ठीक है। तो हम इसको बराबर पूरा क्लियर करते हैं। तो एफसीएनआर का फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट। कई बार एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछे गए हैं। तो फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट, नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट, ठीक है। ये कौन है? एनआरओ। और एनआरई क्या है? नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। तो मोस्ट ऑफ द केस में हमारे यहाँ एनआरई अकाउंट ज्यादा ओपन किए जाते हैं, ठीक है। अब पहले समझते हैं इनके पर्पस क्या है, ठीक है, जरा ध्यान से सुनिए। एफसीएनआर अकाउंट तो पहले देखते हैं कि एक्चुअली में कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फिर मैं इसको प्रैक्टिकल में बताता हूँ, ठीक है। तो पहले देखते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो एनआरई अकाउंट क्या होते हैं, सॉरी, ये कौन ओपन करता है? इसको केवल एनआरआई ओपन कर सकते हैं, ठीक है। और इस अकाउंट को कोई भी ऐसा रेसिडेंट जो इंडिया के बाहर है, एनआरआई नहीं भी हुआ तो भी वो क्या है, उस अकाउंट को ओपन कर सकता है, ठीक है ना। तो अदर रेसिडेंट जो इंडिया का नहीं है, बाहर का बंदा भी इस अकाउंट को ओपन कर सकता है। इसका मतलब जरूरी नहीं है कि वो इंडियन हो, ठीक है। और ये अकाउंट लेकिन ये भी एनआरआई ओपन कर सकते हैं। तो खास बात क्या है, एनआरओ अकाउंट ऑर्डिनरी अकाउंट है तो कोई भी ओपन कर सकता है जो इंडिया से बाहर का है। लेकिन ये अकाउंट एनआरई अकाउंट और एफसीएनआर अकाउंट केवल एनआरआई ही इसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है। एनआरआई का डेफिनेशन आप लोग देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं बाद में, ठीक है। तो एक बात ये क्लियर हो गई। दूसरी बात, पर्पस क्या है इन अकाउंट का वो देखो यार। ये अकाउंट हमेशा फॉरेन करेंसी में ओपन किए जाते हैं। तो इस अकाउंट की करेंसी कौन सी है? फॉरेन करेंसी है। मतलब जैसे आप डॉलर, पाउंड, यूरो, तो डॉलर, पाउंड, यूरो में ही आप पैसे जमा करोगे और डॉलर, पाउंड, यूरो में ही आप इस पे इंटरेस्ट और प्रिंसिपल वापस आपको मेच्योरिटी के बाद मिलेगा, ठीक है। इससे फायदा ये होता है कि आपका एक्सचेंज रेट में जो भी चेंजेस आते हैं उस रिस्क से आप बच सकते हैं। सपोज आपने डॉलर में इन्वेस्टमेंट किया, रुपए में पैसा मिलता है, और उस टाइम पे ऐसा हो गया कि जब आपने जमा किया था तब वो रुपया क्या था, कमजोर था, बाद में स्ट्रांग हो गया। तो आपको थोड़ा-सा क्या है, रिस्क हो सकती है, किसकी? कन्वर्टिबिलिटी की रिस्क हो सकती है, ठीक है। इसलिए लोग क्या करते हैं, फॉरेन करेंसी में ही इन्वेस्ट करते हैं, फॉरेन करेंसी में ही पैसा निकालते हैं। तो ये अकाउंट, एफसीएन अकाउंट अकाउंट जो होता है वो फॉरेन करेंसी में होता है। बाकी ये दोनों अकाउंट जो होते हैं वो किस में होते हैं? इंडियन रुपीज में होते हैं। तो दोनों भी इंडियन रुपीज में ऑपरेट होते हैं। ये अकाउंट किस में होगा? फॉरेन में होगा, ठीक है। अच्छा, ये अकाउंट कैसा होता है? फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। इसमें 1 से लेके 5 साल तक की आप एफडी एक तरीके की क्रिएट कर सकते हो। मतलब एफसीएनआर अकाउंट सेविंग या करंट टाइप का नहीं होता है। वो किस टाइप का होता है? फिक्स्ड अकाउंट टाइप का होता है। और ये अकाउंट कैसे होते हैं? ये सेविंग, करंट, एफडी, आरडी, सेविंग, करंट, एफडी, आरडी आप कोई भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि यूज क्या-क्या है। इसका यूज ये है कि अगर आपको पता है कि आप इंडिया के रहने वाले हैं और आपको लगता है कि यहाँ पे अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आप इस पर्पज से वहाँ पे फॉरेन करेंसी में इन्वेस्टमेंट करके इसके ऊपर अच्छा खासा इंटरेस्ट ले सकते हैं। एक बात, ये अकाउंट उन लोगों के लिए होता है जो जिनकी अदर सोर्स ऑफ इनकम है। क्या है? अदर इनकम मिलती है। कहाँ से? अदर इनकम फ्रॉम इंडिया, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप हैं, आप मान लो यूएस में रहते हैं, लेकिन आपको पता है कि आपके यहाँ पर सपोज मुंबई में आपके 2-3 फ्लैट्स हैं, ठीक है, या आपकी पेंशन आती है इंडिया से, लेकिन आप कहाँ रहने लगे हैं? आप रहते हैं रसिया में या यूएस में। तो क्या होता है कि एनआरओ अकाउंट में ये होता है कि अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं तो आपका जो पैसा है वो इस अकाउंट में रुपीस में डिपॉजिट होता रहता है। तो इस पर्पस के लिए जब अदर इनकम कोई कमाता है कहाँ, इंडिया से, वो रहता है कहाँ है? इंडिया के बाहर, तो वो लोग क्या करते हैं, इसमें इन पैसे को या रुपीस में जमा कर लेते हैं। एनआरई अकाउंट का पर्पस क्या है? इसका पर्पस होता है रेमिटेंसेस के लिए। रेमिटेंसेस के लिए मतलब क्या होता है? जैसे आपको पता है कि जो लोग बाहर रहते हैं, आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, तो अपने घर वालों को या मेंबर्स को पैसे ट्रांसफर करते हैं। तो वो एनआरई अकाउंट ओपन करते हैं। एनआरई अकाउंट में क्या होता है कि वो लोग वहां से पैसा डिपॉजिट कर देते हैं और यहाँ पे उनको रुपीस में ये पैसा मिल जाता है। तो इस अकाउंट की खास बात ये है कि आप इसको इंडिया में डिपॉजिट नहीं कर पाते। इसमें कैश डिपॉजिट जो होता है या अमाउंट डिपॉजिट जो होता है वो बाहर से, आउटसाइड से इसके अंदर आता है। आप बस यहाँ से इंडिया से विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा क्या? एनआरई अकाउंट। तो आपने देखा कि एनआरई अकाउंट रेमिटेंस पर्पज से है, मतलब बाहर वाले लोग जो पैसा भेजते हैं वो एनआरई अकाउंट में भेजते हैं, ठीक है। ये होता है किस लिए कि अगर कोई बाहर वाला बंदा अगर कोई अदर इनकम कमा रहा है यहाँ पे इंडिया में, तो वो क्या कर सकता है, तो वो इनकम जो आएगी तो डायरेक्टली, ऐसा तो है नहीं वो रसिया या यूएस में डायरेक्टली यूपीआई से आएगा, नहीं आएगा ना। तो वो क्या करते हैं, इस अकाउंट में मेंटेन करते हैं, यहाँ पर वो अपना पैसा जमा कर सकते हैं। बची बात इसकी, तो इसके जो होता है, अगर आपको किसी ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है इंडिया में, तो आप क्या कर सकते हैं, उस फॉरेन करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उसी फॉरेन करेंसी में आपको इसके ऊपर मैच्योरिटी अमाउंट मिल जाएगा।
ठीक है, तो मुझे लगता है कि इन तीनों अकाउंट का डिफरेंस क्या है और प्रैक्टिकल वे में कैसे यूज करते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया है। ठीक है, अब हमारा बचता है आज लास्ट अकाउंट जो बड़ा इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, दैट इज कॉल्ड BSBD अकाउंट। ठीक है ना, कौन सा BSBD अकाउंट? तो हमने क्या देखे थे, 4 अकाउंट पहले देखे थे, ये 5th नंबर का ले लीजिए, 6th नंबर का है और ये 7th नंबर का है। तो हम 8th नंबर का अकाउंट जो देखेंगे वो हमारा कौन सा हो जाएगा, BSBD अकाउंट। ठीक है, चलिए देखते हैं उसको, BSBD अकाउंट। चलिए हम देखते हैं फिर, यहाँ पर देखते हैं BSBD अकाउंट। ठीक है, तो BSBD अकाउंट को फुल फॉर्म क्या है, आप देख रहे होंगे, BSBD अकाउंट बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। एक्चुअली में ये कोई अलग से कैटेगरी नहीं है, इट इज अ टाइप ऑफ सेविंग अकाउंट। ठीक है ना, तो ये एक तरह का क्या है, सेविंग अकाउंट का ही टाइप है। बस यहाँ फर्क क्या है, वहाँ हमें मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होता था, ये जीरो बैलेंस अकाउंट है। तो बेसिकली 4 तरह के अकाउंट थे। तो सेविंग अकाउंट को अगर हम 2 पार्ट में कैटेगराइज कर लें, एक ऐसा अकाउंट होगा जिसको क्या करना होता है, मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होता है। तो हम अगर सेविंग अकाउंट जो है हमारा, सेविंग अकाउंट को हम 2 पार्ट में कर सकते हैं। क्या होता है, मिनिमम बैलेंस, सॉरी, हाँ, नो मिनिमम बैलेंस एंड विथ मिनिमम बैलेंस। ठीक है, तो विथ मिनिमम बैलेंस जो होते हैं उसको हम बोल देते हैं क्या, उसको बोल देते हैं हम लोग नॉर्मल सेविंग अकाउंट। ठीक है, ऐसा कोई नाम नहीं है, लेकिन हम बोलते हैं जो सेविंग अकाउंट का मतलब हमारे पास ये होता है कि एक तो होता है विद बैलेंस, एक होता है नो मिनिमम बैलेंस। और नो मिनिमम बैलेंस जो अकाउंट है उसको हम बोल देते हैं क्या, BSBD अकाउंट। ठीक है, तो एक्चुअली में पहले इस अकाउंट को हम बोलते थे, ये अकाउंट कैसे होते हैं, जीरो बैलेंस अकाउंट है। कौन से, जीरो बैलेंस अकाउंट। इसका पहले नाम क्या था, नो फ्रिल अकाउंट। कौन सा था, नो फ्रिल अकाउंट, नो फ्रिल अकाउंट। ठीक है, लेकिन बाद में इसको कन्वर्ट कर दिया BSBDA में, कब, 2012 में। तो 2012 में नो फ्रिल अकाउंट को हम क्या बोलने लगे, BSBDA बोलने लगे। ठीक है ना, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, तो ये कैसा होता है, जीरो बैलेंस अकाउंट होता है। क्लियर हो गया। एक बात का ध्यान रखिए कि BSBDA वन बैंक में, कोई एक पर्टिकुलर बैंक में एक ही अकाउंट होगा। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि जैसे आपका आप सोचेंगे कि आपका एक अकाउंट है और आप BSBD अकाउंट भी ओपन कर लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक बैंक में आपका BSBD अकाउंट ओपन होना चाहिए, और अगर आपका BSBD के अलावा दूसरा अगर वहां पर अकाउंट है तो 30 दिन के अंदर आपको बंद करना होता है। ठीक है, अब BSBD अकाउंट की कंडीशंस क्या क्या है वो देखो जरा, कंडीशन क्या क्या है वो जरा देखिए। तो इसके फीचर क्या है वो समझिए पहले, है ना। इसके फीचर क्या है वो देखिए। पहला फीचर ये है कि टोटल क्रेडिट, जो क्या है, टोटल क्रेडिट शुड नॉट एक्सीड, शुड नॉट एक्सीड कितना, 1 लाख इन अ ईयर। ठीक है, मतलब एक साल में आपका जो टोटल क्रेडिट है, 1 लाख से ज्यादा क्रेडिट, मतलब 1 लाख से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। मतलब आप 1 लाख से ज्यादा उसमें पैसे जमा नहीं कर सकते पूरे साल भर में। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम बैलेंस, मैक्सिमम जो आपका अकाउंट बैलेंस है, ठीक है ना, मैक्सिमम बैलेंस शुड नॉट एक्सीड 50,000, शुड नॉट exceed 50,000 rupees एट एनी टाइम। ठीक है, एट एनी टाइम का मतलब क्या होगा, कभी भी अगर आप बैलेंस अगर चेक करते हैं तो कभी भी आपका बैलेंस 50,000 से ऊपर क्रॉस नहीं करना चाहिए। ठीक है, तीसरी बात यहाँ पे क्या है, टोटल डिपॉजिट। ठीक है ना, टोटल डेबिट बाय कैश ट्रांसफर, तो ये आपके हैं ट्रांसफर जो भी हो जाएंगे, शुड नॉट एक्सीड 10K, शुड नॉट एक्सीड 10,000। ठीक है, 10,000 इन अ मंथ। इसका मतलब ये भी हो गया कि आप एक बार में 10,000 से ज्यादा का आप इसमें ट्रांसफर, या 10,000 से ज्यादा आप इसमें डेबिट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, 4 विड्रॉवल अलाउ है, किससे, ATM से। 4 विड्रॉवल, ठीक है ना, 4 क्या होगा आपका विड्रॉवल जो है,
विड्रॉल है ना, तो फॉर विड्रॉल बाय एटीएम या और एनईएफटी आरटीजीएस की जो भी रहेंगे वो 4 बार भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये लिमिटेड फीचर्स है किसमें, बीएसबीडी अकाउंट के अंदर। इसलिए बीएसबीडी अकाउंट जो है लोग यहाँ पर इसको जो एकदम ये जिनकी इनकम कम है, जिनके ट्रांजेक्शन कम है, तो वो लोग बीएसबीडी अकाउंट का यूज करते हैं। ठीक है, अब इसमें भी 2 पार्ट हम कर लेते हैं जरा। एक जो कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, बीएसबीडीए स्मॉल अकाउंट। ये क्या होता है, ये नो केवाईसी, नो केवाईसी मतलब केवल इंट्रोड्यूसर बोलता है, उसके बिहाफ पर नो केवाईसी पे अकाउंट ओपन करते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोल देते हैं स्मॉल अकाउंट बोलेंगे या बीएसबीडी अकाउंट बोलते हैं, तो नो केवाईसी। ठीक है, और ये किसके लिए होता है, 12 मंथ तक के लिए होता है, लेकिन इट कैन बी एक्सटेंडेड। इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं फर्दर, किसके लिए, 12 मंथ के लिए। ठीक है, तो बीएसबीडी अकाउंट जो स्मॉल सेविंग अकाउंट होते हैं, तो ऐसे अकाउंट होते हैं जो स्मॉल अकाउंट या स्मॉल बीएसबीडी अकाउंट जिनकी केवाईसी नहीं होती है। तो केवाईसी का फुल फॉर्म क्या है, नो योर कस्टमर। ठीक है, केवाईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, नो योर कस्टमर। तो केवाईसी में जरूरत होती है किसकी, केवाईसी में हमें रिक्वायरमेंट होती है आधार कार्ड की। ठीक है, मतलब एक फोटो प्रूफ, एक आईडी प्रूफ, एक एड्रेस प्रूफ। तो कभी भी कोई क्वेश्चन पूछता है तो केवाईसी का मतलब क्या होता है, केवाईसी का मतलब है एड्रेस, आईडी, फोटो एंड आधार नंबर। तो केवाईसी में इन डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो आधार कार्ड में एक्चुअली आधार कार्ड के अंदर सारी चीजें अवेलेबल है। आपका एड्रेस प्रूफ भी अवेलेबल है, आपका आईडी प्रूफ भी अवेलेबल है, मतलब आईडी प्रूफ, आपकी फोटो प्रूफ भी अवेलेबल है, और आधार नंबर भी अवेलेबल है। तो आज के टाइम में पूरी केवाईसी करने के लिए, ठीक है, तो ये चारों हमारे पास रिक्वायर्ड है। ठीक है, इन चारों की रिक्वायरमेंट होती है। तो जैसे ही अगर आप यहाँ पर केवाईसी कर देते हैं, फुल केवाईसी आपकी हो जाती है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, नॉर्मल बीएसबीडीए में। ठीक है, तो जब तक केवाईसी नहीं है तब तक आपका स्मॉल अकाउंट ओपन होगा 12 मंथ के लिए, और ये इसको आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं फर्दर 12 महीने के लिए। और जब आप फुल केवाईसी डॉक्यूमेंट जमा कर देंगे, आधार वगैरह जमा कर देंगे, तो ये नॉर्मल बीएसबीडीए में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मैंने आपको बता दिया कि क्या होते हैं हमारे, क्या बीएसबीडी अकाउंट क्या होंगे। ठीक है, और बीएसबीडी अकाउंट का फंडा क्या है, और एक्चुअली में इसका पर्पस जो है, इसका पर्पस है फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है, क्या पर्पस है इसका, फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो जनधन योजना के अंतर्गत जो अकाउंट ओपन किए जा रहे हैं वो बीएसबीडी अकाउंट ओपन किए जा रहे हैं। तो जनधन अकाउंट के बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो जनधन अकाउंट में एक्चुअली बीएसबीडी अकाउंट ही ओपन करते हैं, बस एक्स्ट्रा फीचर ये है कि वहाँ पर आपको इंश्योरेंस मिल जाता है, साथ में साथ आपको रुपे डेबिट कार्ड मिल जाता है, और साथ में साथ आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिल सकती है, कितने की, 10,000 रुपए तक की 6 महीने के लिए। ठीक है, तो जनधन अकाउंट के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो वैसे मैंने आपको जनधन अकाउंट के बारे में बता दिया। जनधन अकाउंट के अंदर, जनधन योजना के अंतर्गत बीएसबीडी अकाउंट ओपन किए गए हैं, जिसके अंदर आपको क्या मिलेगा, एक रुपए डेबिट कार्ड मिलेगा, जीरो बैलेंस अकाउंट बीएसबीडी अकाउंट मिलेगा, आपको वहाँ पे 2 लाख का इंश्योरेंस मिलेगा, और साथ में साथ आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलेगी 10,000 तक के लिए, जिसको आप 6 महीने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा जनधन अकाउंट के बारे में, जनधन योजना जो कि शुरू की गई थी। ठीक है, तो इनका पर्पस क्या है, इन सारे बीएसबीडी अकाउंट का पर्पस है फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाना। और फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब क्या होता है कि रूरल लेवल पर या हर एक पर्सन तक बैंकिंग फैसिलिटी को पहुंचाना ही क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा अकाउंट्स के बारे में, आई थिंक आपको भी पसंद आया होगा। तो ये अकाउंट हमारे बेसिकली 4 तरह के होते हैं, कोई भी पूछेगा तो कौन कौन से होते हैं, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट और एफडी और आरडी। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट 3 अकाउंट रेसिडेंट के लिए, बाकी हमारा एक सेविंग अकाउंट का अलग से पार्ट है जीरो बैलेंस का, जिसको हम बोलते हैं बीएसबीडी अकाउंट। ठीक है, कौन सा बोलते हैं इसको हम, बीएसबीडी अकाउंट। और इसके साथ ही मैं एक और अभी ये एंड करने से पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म को बताना चाहूंगा। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट टर्म ये है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कासा रेशो। हमने देखा कासा मतलब क्या होता है, कासा मतलब करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। ठीक है, तो कासा रेशो का मीनिंग क्या है, तो किसी भी बैंक का अगर कासा रेशो ज्यादा होता है तो उस बैंक को अच्छा माना जाता है, क्योंकि करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में बैंक को जो पैसा मिलता है
वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलता है, मतलब उसकी कॉस्ट ऑफ फंड क्या होती है, बहुत कम होती है। तो इसके लिए वो कम दाम में मिल जाता है और ज़्यादा में हम क्या करते हैं, लैंड करते हैं। तो सेविंग अकाउंट में आप देखो कितना मिल रहा है, 2.75 पे आपको मिल जा रहा है पैसा, किसको, बैंक को। करंट अकाउंट का पैसा जीरो बैलेंस, जीरो इंटरेस्ट पे, और उनको देना है मान लो गाड़ी का लोन या पर्सनल लोन, 12% पे देना है और 2.75% पे आपसे लिया है। तो बैंक को आप देख रहे हैं कितना ज्यादा प्रॉफिट है, मतलब 8 से 9%, 10% का प्रॉफिट हो रहा है लगभग। तो इसलिए कासा रेशो जिसका ज्यादा होगा तो क्या है, डिपॉजिट, डिपॉजिट अंडर कासा, मतलब करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में जो डिपॉजिट है, डिपॉजिट हुआ है टोटल डिपॉजिट। तो टोटल डिपॉजिट आप जानते हैं सब तरह का हो जाएगा, एफडी आरडी सब कुछ मिला के हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं कासा रेशो। तो कासा रेशो जितना ज्यादा होगा तो उस बैंक की रेटिंग हम उतनी अच्छी मानते हैं, तो इसको बोल देते हैं कासा रेशो। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसको जरूर आप लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और मेरे चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको आगे भी अपडेट मिलते रहेंगे, और ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल वीडियो है, तो इसको आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।